साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे साइंस का। अगर नहीं कंप्लीट किया आप सभी जरूर कर लीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहां से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। आइए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन कि रॉकेट परनोद के पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से देंगे न्यूटन का नियम से संबंधित है, तो ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देंगे। देखिए रॉकेट जो ऊपर उड़ता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे डैश कहा जाता है, तो इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक करेक्ट आंसर रहेंगे, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि बहते हुए तरल में घर्षण को डैश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहते हुए तरल में घर्षण को क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। क्या कहा जाता है, इसे श्यानता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी का क्वथनांक डैश है। पानी का क्वथनांक जो होता है केल्विन में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो केल्विन की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन। ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर यही सेल्सियस में बात करता तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर अगर केल्विन की बात किया जा रहा है तो 373 डिग्री केल्विन होता है। अगला है क्रिप्टॉन तत्व का प्रतीक क्या है। तो इससे पहले वाला आपको प्रैक्टिस सेट में बताए थे क्रिप्टॉन का प्रतीक चिन्ह Kr। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है Kr इसका प्रतीक चिन्ह है। अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात किया जाए, अगर आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। अगर आवर्त इसका बात किया जाए, आवर्त क्या है, तो आवर्त जो है इसका वो 4 है। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। ये कमरे के तापमान पर क्या है, उत्कृष्ट गैस है क्रिप्टॉन। परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो ये परमाणु संख्या था, परमाणु संख्या 36 था, पर इसका द्रव्यमान की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी, इसका द्रव्यमान 83.798 होता है, इसका द्रव्यमान। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, फलीदार पौधों द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ये जो होता है राइजोबियम जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को, कौन जिम्मेदार होता है, राइजोबियम। देखिए राइजोबियम जीवाणु जो होता है फ्रेंड, राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और ज्यादातर फलीदार पौधे में लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से पहला मानव निर्मित प्लास्टिक कौन सा है। सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, सेलुलॉयड। ये जो है पहला निर्मित प्लास्टिक है मानव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो किया गया था 1855 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर पार्क्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब भोजन का टूटना ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तब इसे क्या कहते हैं। अवायवीय शोषण कहा जाता है, इसे याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, क्या कहा जाता है इसे, अवायवीय शोषण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त प्लाज्मा धातु मिश्रण, धातु आदि का मिश्रण, डैश मिश्रण का शुद्ध उदाहरण है। सजातीय मिश्रण का शुद्ध उदाहरण है। रक्त प्लाज्मा धातु मिश्रण, धातु आदि का मिश्रण, सजातीय मिश्रण का उदाहरण होता है ये सभी। अगला है, एक बल्ब का तंतु जो बना होता है फ्रेंड वो किसका बना होता है। एक बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। इनमें से कौन सा विटामिन जो है कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है, तो ये करता है विटामिन ई। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप को बताए थे टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इसका रासायनिक
नाम है फ्रेंड, याद रहेगा आप सभी को। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य प्राश में ध्वनि को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ध्वनिक ध्वनि कहा जाता है, इसे याद रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर है। देखिए अगर श्रव्य तरंगों की बात किया जाए, लिख देते हैं यहाँ पे, अगर श्रव्य तरंगों की बात किया जाए तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर वही बात किया जाए अपश्रव्य तरंगों की, अब श्रव्य तरंगों की बात किया जाए तो इसका जो होता है 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच होता है। अगर वही प्राश्रव्य तरंगों की बात किया जाए, तो इसका जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इसकी आवृत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है मेथोनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से हीरे का शुद्धतम रूप कौन सा है? सी राइट आंसर है। क्रिस्टलीय कार्बन जो है ये क्या है? हीरे का शुद्ध रूप है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप किस पराक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। डेंगू डैश के कारण होता है। तो ए राइट आंसर है, विषाणु के कारण फैलता है डेंगू। ध्यान रखिएगा आप सभी, डेंगू किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण, और ये मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, एंडिस मच्छर का नाम है। एंडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉयल का नियम डैश के बीच संबंध देता है? दाब और आयतन के बीच संबंध देता है। अगला है, पतली ट्यूब में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली परिघटना को डैश कहा जाता है? तो इस परिघटना को हम सभी क्या कहते हैं? कोशिका प्रभाव कहते हैं। पतली ट्यूब में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली परिघटना को हम सभी क्या कहते हैं? कोशिका प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आपसे, बहुत सारे बच्चे भी गलती किए हुए थे, कम्युनिटी पोस्ट में लगाए हुए थे इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलती किए थे। ध्यान रखिएगा आप सभी एसिटिक अम्ल मार चुके थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। आप देखिए एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो ज्यादातर क्वेश्चन बच्चा गलती करता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की गति डैश का एक उदाहरण है? पक्षियों की गति जो है ये किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित गति का एक उदाहरण है पक्षियों की गति। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दाब को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो दाब को मापने के लिए जो हम सभी उपयोग करते हैं, मैनोमीटर का उपयोग करते हैं या दाब मापी का उपयोग करते हैं। हिंदी में दाब मापी कहा जाता है, इंग्लिश में मैनोमीटर कहा जाता है। तो मैनोमीटर का उपयोग करते हैं दाब को मापने के लिए। याद रहेगा आप सभी को, एनीमोमीटर से पवन वेग मापी जिसे कहा जाता है, पवन की वेग को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर यानी कि आर्द्र ताप मापी, इससे आर्द्रता मापी जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, संधियों के बीच उपस्थित द्रव्य जो संधियों की गति को आसान बनाता है कहलाता है? तो इसे श्लेषक कहा जाता है। बी राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है फ्रेंड? इनमें से जो है वो कौन सी धातु नहीं है? सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं है। याद रखिएगा आप सभी, सिलिकॉन क्या है? ये एक उप धातु है। याद रहेगा आप सभी को, सिलिकॉन क्या है? उप धातु है, जबकि टाइटेनियम धातु है, पारा धातु है, चांदी क्या है? धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डैश डीएनए का एक हिस्सा है
जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? जीन। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। जीन जो है वो डीएनए का क्या है, एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी पैदा करता है। यहाँ फ्रेंड एक याद रखिएगा क्वेश्चन, जैसे कि आपको सिलिकॉन के बारे में बताए थे, तो इसका जो है कि आवर्त सारणी में वर्ग जो है वो 14 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए, तो विकिरण के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। इसके द्वारा जो है कि फ्रेंड ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वायुमंडल जो गर्म होता है वो क्या होता है, विकिरण के द्वारा होता है, उसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर चालन विधि से देखिएगा, जैसे लोहा जो गर्म होता है, तो लोहा क्या होता है, वो चालन विधि से गर्म होता है। अगर लोहा का इस पार्ट को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे देखिएगा ये पार्ट भी गर्म हो जाएगा उसका, इसी प्रकार से आगे पार्ट गर्म हो जाते हैं। तो वो लोहा जो होता है वो चालन विधि से गर्म होता है, पर वायुमंडल जो गर्म होता है वो क्या होता है, विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। तो इसमें जो है कि ऊष्मा को हस्तांतरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं होता है माध्यम का। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष जो है ये काला दिखाई देगा उसे। अगला क्वेश्चन है, डैश ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है? शाकनाशी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शर्करा विलयन। ये जो है कि फ्रेंड विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, जबकि नींबू का रस करता है, कॉस्टिक सोडा का विलयन करता है, साधारण नमक का विलयन करता है, जबकि शर्करा का विलयन ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता है, ये एक जलीय विलयन है जो। अगला क्वेश्चन है, तोरण के एसआई मात्रक में सेकेंड की घातांक क्या है? तो तोरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक जो है -2 है। अगला देख लीजिए, डैश रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। रक्त स्कंदन के लिए कौन आवश्यक है? विटामिन के, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो फिलिक्विनोन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में हम सभी कुल 30 क्वेश्चन कवर किए।